मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, किस तरह से बनता है। जैसे एक डक्टाइल मटेरियल हो, जैसे माइल्ड स्टील की बात करें, एक हमारे पास ब्रिटल मटेरियल हो, जैसे कि कोई भी ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पेशली अगर हम हार्ड आयरन की बात करते हैं, ट्रीटेड आयरन की बात करते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, वो आज समझने वाले हैं। ध्यान से समझना इसको। तो एक एक्सिस पर लेंगे हम स्ट्रेस, एक पर लेंगे हम स्ट्रेन। वर्टिकल जो एक्सिस होगा हमारा वाई एक्सिस, उस पर हम लेंगे स्ट्रेस को, यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रेन को। ध्यान रखना, मैंने बताया था स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन होता है और स्ट्रेस का मतलब होता है लोड अप्लाइड। यहाँ पर लोड अप्लाइड ना लेके रेजिस्टेंस फोर्स लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के नाम से समझोगे तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से समझोगे तो ये कर्व बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अपने लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ रिवाइज करा देता हूँ कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, हुक्स लॉ क्या चीज़ होती है। देखिए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि हर एक मटेरियल के पास इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर दोनों होते हैं। इलास्टिक बिहेवियर मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जैसे ही लोड रिमूव कर दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। इस बिहेवियर को कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर और ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर उसको इतना ज़्यादा लोड लगा दिया जाए कि डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो, तो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड मतलब हो ना, अब जो डिफॉर्मेशन होगा बॉडी के अंदर वो परमानेंट हो जाएगा। अब अगर आप चाहें लोड रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस बॉडी के पास कौन सा बिहेवियर शो करने लग गई, वो प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब कि डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इलास्टिक लिमिट क्या होगी, जब तक बॉडी के पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो उसको कह देंगे हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और उसके बियॉन्ड बॉडी कौन सा बिहेवियर शो करने लगेगी, प्लास्टिक बिहेवियर। उससे पहले पहले तक बॉडी कौन सा बिहेवियर शो करती है, इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये बोलता है डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, या फिर इसको हम मॉडिफाइड लैंग्वेज में कहें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमने क्या करा कि प्रैक्टिकल इस ग्राफ को बनाया तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिला। यहाँ पर इस तरह से ग्राफ देखने को मिला, ये आपको कुछ पहाड़ों जैसा दिख रहा होगा। इनके सबके नाम रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम रखा O, दिस पॉइंट इज A, यहाँ पर ये जो पॉइंट हुआ ये B हो गया है, दिस C, D, E एंड दिस पॉइंट इज F। इनके कुछ कुछ नाम हैं। A का नाम क्या है, O का तो नाम स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी ओरिजिन है। A का नाम है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। B का नाम है इलास्टिक लिमिट, C का नाम है अपर यील्ड पॉइंट, D का नाम है लोअर यील्ड पॉइंट, E का नाम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और F का नाम है फ्रैक्चर। F का नाम हो गया फ्रैक्चर। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर, ये 6 पॉइंट मिलते हैं हमें। समझते हैं 1 बाय 1 क्या होता है। देखो क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है कि वी आर ट्राइंग टू इलोंगेट अ बॉडी, इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली क्या होता है कि आप यहाँ पर लोड अप्लाई करते हो तो सॉलिड के पास एक बिहेवियर होता है रजिस्ट करने का, अपने अंदर जो डिफॉर्मेशन है उसको रजिस्ट करने का। तो रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फोर्स।
तो लोड अप्लाई करा है तो उसके अगेंस्ट में आएगा रेजिस्टेंस फोर्स। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे कुछ कम था फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने देखा कि ऑब्वियस सी बात है हम लोड कम लगाएंगे डिफॉर्मेशन कम होगा। रबर बैंड का एग्जांपल ले लो यार, क्या करोगे, रबर बैंड पे कम फोर्स लगाओगे कम डिफॉर्मेशन होगा, कम स्ट्रेच होगी, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे टूट जाएगी। तो ये टूटी कि नहीं टूटी, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, इसके पॉइंट तक आएंगे हम। लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि क्या हुआ, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ है कि यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से स्ट्रेन भी इंक्रीज होने लगा है। पॉइंट ए तक यही चलेगा। पॉइंट ए तक क्या होगा कि जो ये स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, या जो रेजिस्टेंस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफॉर्मेशन के। एज वी इंक्रीज द फोर्स, एज वी इंक्रीज द स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लिमिट है। अब हुक ने ये बोला था लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक बॉडी के पास क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हुक ने ये वाली बात बोली थी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पॉइंट ए तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के, केवल और केवल पॉइंट ए तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के। पॉइंट ए के बियॉन्ड अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब कि बॉडी के अंदर स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेस अप्लाइड। स्ट्रेस अगर हम जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसके कंपेरेटिवली स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी के अंदर। क्यों हो रहा है, ये उसका बिहेवियर है, उसके बारे में बात हम कभी अगर मौका मिला तो बाद में करेंगे। लेकिन ए से बी की तरफ क्या हो रहा है कि जैसे ओ से लेके ए तक जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा था उसी रेट से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लिमिट हो गई। लेकिन पॉइंट ए के बाद बी तक बॉडी के पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, अलग अलग रेट से बढ़ रहे हैं वो, लेकिन बॉडी के पास अभी भी इलास्टिक बिहेवियर होगा, इसीलिए पॉइंट बी का नाम रखा हमने इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये हुआ हुक लो हम कहाँ तक लगा सकते हैं, पॉइंट ए तक, लेकिन हुक्स लो के बाद भी बॉडी के पास क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। पॉइंट बी का नाम हो गया है इलास्टिक लिमिट। अब पॉइंट बी के बाद अगर आप और अप्लाइड करते हो, पॉइंट बी तक अगर हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, अगर आप उसके और बियॉन्ड उस बॉडी पर फोर्स लगाते हो तब क्या होगा, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी से या इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक बिहेवियर की तरफ बढ़ने लगेगी। और जब प्लास्टिक बिहेवियर की तरफ बढ़ने लगेगी तब उसके अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होने लगेगा, डिफॉर्मेशन होने लगेगा मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो प्रोड्यूस होना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलप होना है, तो इसको बोलते हैं यील्ड। तो ये अपर यील्ड पॉइंट है क्योंकि ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो क्या हो गया ये अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट पर क्या होता है कि बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं या भी जो भी हमने सब्सटेंस लिया उसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत मोशन में आ जाते हैं। रीजन इसका क्या है वो समझना। शुरुआत में जो मॉलिक्यूल्स थे, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं, इसको स्टील की रॉड समझें, माइल्ड स्टील की रॉड समझें, इस पे क्या हुआ, अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया दैट इज टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे शुरुआत में पार्टिकल अभी भी अपने अपने पोजीशन पर रेस्ट पर थे, लेकिन जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो उनके ऊपर क्या बढ़ रहा है, फोर्स की अमाउंट बढ़ रहा है, उनके पास एनर्जी आ रही है, अपनी जगह से वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ए के बाद से पॉइंट सी के बाद से बॉडी के अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है, बिकॉज जो पार्टिकल पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर थे अब वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले तो वो मोशन पे आना नहीं चाहते थे, अब वो मोशन पे एक बार आ चुके तो रेस्ट पे आना नहीं चाहते। जब वो ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस फोर्स डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, देखिए स्ट्रेस को अगर आप यूँ समझेंगे कि फोर्स अप्लाइड, फोर्स तो हम कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, फोर्स तो कंटिन्यूसली बढ़ा है बट रेजिस्टेंस फोर्स कम हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज। पॉइंट डी तक डिक्रीज होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी जहाँ तक क्या होगा कि बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी हमने सब्सटेंस लिया उसके पार्टिकल एक दूसरे से मोशन में आ चुके होंगे, रिलेटिव मोशन में फ्लो हो चुका होगा पार्टिकल। फिर उसके बाद ये पॉइंट आता है डी। देखो कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन चल ही रहा है, डिफॉर्मेशन यहाँ पर रुका नहीं, डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। हम तो बात करते हैं रेजिस्टेंस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक रेजिस्टेंस फोर्स कम हो जाता है, फिर पॉइंट डी के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग मतलब क्या, जैसे कि मान लो शुरुआत में हमारे पास कोई एक माइल्ड स्टील की रॉड थी, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग स्टार्ट हो जाने की वजह से एरिया कम हो जाता है, यहाँ पे इस सेक्शन का एरिया कम हो जाता है। अब आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया,
एरिया की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो अगेन स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो पॉइंट डी के बाद या पॉइंट डी से ही बॉडी के अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज होता है होता होता कहाँ तक लग जाता है, पॉइंट ई तक। पॉइंट ई ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट डी को लोअर यील्ड पॉइंट कहा जाता है, इसके बारे में नहीं बताया था हमने। पॉइंट डी का नाम है लोअर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी के बियॉन्ड में मैंने बताया था कि यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट ई को कहा जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि आप लोगों ने क्रेन देखी होगी, क्रेन में आगे से हुक होता है जिसमें कि वो रोप वगैरह को बांध के किसी चीज़ को उठा सकते हैं। जे टाइप का जो हुक होता है, थोड़ा शेप सही नहीं बना है इसका, कुछ इस तरीके का वो हुक रहता है। तो इस हुक को बनाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते। मोल्डिंग मतलब क्या करा आपने, किसी भी जो मटेरियल जिसका भी बनाना है, जैसे कि मान लो आयरन का बनाना है, स्टील का बनाना है, तो स्टील को क्या करा, एक पर्टिकुलर मोल्ड, मतलब कि जैसे सैंड का हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का हो सकता है मोल्ड, उसके अंदर मोल्टेड आयरन को डाल दिया, मोल्टेड स्टील को डाल दिया, वो उसके बाद कूल डाउन होने के बाद वो पर्टिकुलर शेप ले ले। इससे नहीं बनाते, फोर्जिंग से बनाते हैं। फोर्जिंग क्या प्रोसेस होती है, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करा जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ या रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन इस पॉइंट पे उसके पास रेजिस्टेंस ऑफर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स दैट इस पॉइंट पे बॉडी रेजिस्टेंस कम ऑफर करती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करती है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो बताइए कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा, किसी भी बॉडी को कहाँ तक ले जाना, पॉइंट ई तक ले जाना। तो इसलिए ऐसे मटेरियल या ऐसी बॉडीज़ जिसके अंदर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, हम उसको पॉइंट ई तक फोर्जिंग के थ्रू डिफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट डी से पॉइंट ई के बाद बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन जो परमानेंट है वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगती है। तो पॉइंट ई पर क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल में बॉडी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, इसलिए इसका नाम भी हमने रख दिया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। पॉइंट ई के बाद क्या होगा, बॉडी जो होगी वो डिफॉर्मेशन, बहुत ही सडन डिफॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर पॉइंट ई के जस्ट बाद से ही, और डिफॉर्मेशन होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप से फ्रैक्चर होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रैक्चर ऐसे होगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बॉडी का हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझा। ये जो मैंने मटेरियल बताया वो आपको डक्टाइल मटेरियल बताया। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या होता है, जिसको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसके वायर्स की फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसको फोर्ज करके वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कह रहे हैं। उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। एक और होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के क्या है, बस खत्म काम, एक पर्टिकुलर पॉइंट, और इतना भी नहीं, शार्प कर्व होता है उसका, बहुत ही ज़्यादा शार्प कर्व होता है ये, और यहाँ पे जाके उसका फ्रैक्चर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस उसके पास अप्लाई करेंगे, मतलब कि हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होने वाला है। उससे पहले ही क्या हो जाएगी, वो बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। ना तो उसके अंदर इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद ही वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। उसके अंदर आपको ना तो अपर यील्ड पॉइंट दिखेगा, ना लोअर यील्ड पॉइंट दिखेगा, ना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखेगा। सीधे सीधे कौन सा पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्चर का पॉइंट आ जाता है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो किसके लिए बना है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। कौन सा ग्राफ हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बुक के अंदर कुछ अलग तरीके के डायग्राम होते हैं, ये एक्चुअली वो डायग्राम है जो प्रैक्टिकली हमें टेस्टिंग के टाइम पे मिल सकते हैं। तो इस तरीके के डायग्राम आपको मिलेंगे। बुक के अंदर भी जो डायग्राम दे रखे हैं उसको भी बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं। बस उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत ये जो पॉइंट हमने बना रखे हैं वो कम पॉइंट होंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिटेल में शायद इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते होंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप इस डायग्राम को समझें, यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन में वेरिएशन होता है किसी मटेरियल के लिए, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चंस करने वाले, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पॉइजन्स रेशियो समझा था और कुछ भी टॉपिक्स जो समझे थे जो रह गए थे जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उसके बाद में कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करके इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कवर करके इस चैप्टर को हम बाइंड अप करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।